So hello everyone, this is the day 3 of Python classes. Alright, so hello everyone, this is the day 3 of the Python classes, and in today's topic we are going to discuss about inbuilt functions of Python. तो आज की हमारी class day 3 और I am very happy that some of the students here are responding in a very proper manner as I can see कि जो लास्ट क्लास में हमारी जो डे 2 की क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को एक इक्वेशन जो है वो सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था एंड आई एम वेरी ग्लैड टू सी दैट राजेश कुशवाहा आई रियली मस्ट अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आपने वो इक्वेशन को सॉल्व किया एंड यस यू आर गेटिंग द आंसर एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. सो एज आई कैन सी कि आज की जो हमारी क्लास है मैं एक बार और फिर से बता दूंगी क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आई कि मैम हमने आपका क्लास जो है वो तो देख लिया लेकिन अब हमें नोट्स चाहिए तो हम आपके नोट्स कैसे देख पाए, हम ऐप में कैसे नोट्स देख सकते हैं. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी थी तो मैं एक बार फिर से ये बात आप लोगों की जो क्वेरी है इसको रिजॉल्व करने के लिए आप लोगों को बता देती हूँ कैसे आप लोगों को नोट्स मिलेंगे. तो अब तक हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है. पहली क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ पाइथन पढ़ा था, दूसरी क्लास में हमने वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज योर बेसिकली द बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ द पाइथन. तो अब आप लोगों की जो क्वेरी आई है कि नोट्स कैसे मिलेगा, तो आपके जो लेक्चर है लाइव क्लासेस जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं डे 1 और डे 2 की यूट्यूब में भी और साथ ही इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के लर्निंग ऐप पे भी. लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आपको कैसे लर्निंग ऐप पर मिलेगा मैं एक बार आपको वो शो कर देती हूँ यहाँ पे. तो इस तरीके से जैसे आप इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स का लर्निंग ऐप यहाँ पे ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐप का इंटरफेस मिलेगा. इसे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है. जैसे आप इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा फ्री डेटा एनालिटिक्स कोर्स और जैसे ही आप इस फ्री डेटा एनालिटिक्स कोर्स पे जाके क्लिक करेंगे आप लोगों को यहाँ पे सारे के सारे पावर बीआई और एसक्यूएल के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और साथ ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कंप्लीट पाइथन मास्टर क्लास डे 1 डे 2 डे 3 सारे डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपडेट हो रहा है. जैसे आपको ये देखने को मिले आपको यहाँ पे जाके इसे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट कोर्स का नीचे एक बटन दिखेगा उसे आपको यहाँ पे प्रेस करना है. जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट कोर्स वाली बटन को जाके प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे सारे के सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट्स और लेक्चर दोनों ही अवेलेबल है. नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी चीजें मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आप जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे जिस भी टाइम में आप फ्री हो पाते हैं आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ये नोट्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा. तो इसलिए आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स का लर्निंग ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा. सो आई होप वो लोग जो पूछ रहे थे कि कहाँ पे नोट्स मिलेंगे उनकी क्वेरी जो है वो अभी रिजॉल्व हो गई होगी. अब हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास जो कि है आपका डे 3 की क्लास. एज आई कैन सी मैम पाइथन खत्म होने के बाद कौन कौन से चैप्टर होगा यूट्यूब पर. ओके जैसे ही हम पाइथन 30 डेज में खत्म कर देंगे उसके बाद आने वाला है आप लोगों का 30 डेज पावर बीआई 30 डेज एसक्यूएल. इस तरीके से पावर बीआई और एसक्यूएल के क्लासेस जो हैं वो भी आप लोगों के लिए आने वाले हैं. सो डोंट वरी अबाउट इट. वेरी गुड इवनिंग प्रोग्रामर लवर राजेश कुशवाहा. अब हम आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं. तो पहले 15 मिनट्स में आप लोगों को पढ़ा देती हूँ. उसके बाद हमने जो पढ़ा है इस 15 मिनट में अगर आपको कुछ डाउट आया हो तो आप लोग मुझसे चैट बॉक्स पे प्लीज पूछ लीजिएगा. चैट बॉक्स आप लोगों के लिए यहाँ पे जो कमेंट वाला पार्ट है ये ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है. जो भी डाउट आए प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास जहां पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक और नए टॉपिक के बारे में जो कि है आपका पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस से रिलेटेड. अब देखिए यहाँ पे पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहले जरूरी होता है ये जानना कि पाइथन में कितने टाइप के आपके जो फंक्शंस हैं वो अवेलेबल होते हैं. राइट, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द फंक्शंस दैट आर अवेलेबल इन द पाइथन. ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पाइथन के अंदर पहली क्लास में हमने क्या देखा. पहली क्लास में हमने आईडीई क्या होता है इंस्टॉलेशन और बेसिक चीजें पढ़ ली. दूसरी क्लास में हमने पढ़ लिया वेरिएबल और ऑपरेटर के बारे में कि अगर एक कोई डेटा है तो उसको वेरिएबल में कैसे स्टोर कराना है और कैसे कैसे ऑपरेटर्स का हमें यूज करना है. अब बात करते हैं पाइथन के अंदर होते हैं कुछ आपके फंक्शंस भी. तो पाइथन के अंदर अगर देखा जाए तो मेन तौर पर 4 फंक्शंस होते हैं. पहला आपका होता है बिल्ट इन फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जिसको हमें बार बार यूज करना पड़े. लेट्स सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं प्रिंट का, ठीक है, तो ये प्रिंट क्या है.
प्रिंट जो है ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का, जिसको आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो अगर मुझे बार बार किसी ऐसे फंक्शन का यूज करना है जो कि पाइथन पे पहले से ही अवेलेबल है, उसको हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। यानी कि ऐसे फंक्शंस जो कि पाइथन में पहले से ही बने हुए हैं, हमें केवल और केवल उनका यूज करना आना चाहिए। उसके बाद पाइथन में कुछ रिकर्सिव फंक्शन भी होते हैं, लैम्डा फंक्शन भी होता है और यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होता है। तो रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, लैम्डा फंक्शन क्या होता है और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, ये आने वाले क्लासेस में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन आज की हमारी जो क्लास का मेन फोकस होने वाला है, ये होने वाला है बिल्ट इन फंक्शंस को लेकर। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास बिल्ट इन फंक्शंस की कि क्या होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। अब देखो, बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं उसके पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि यहाँ पे हमें पाइथन में किसी भी फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। राइट, पाइथन जो लैंग्वेज है उसमें कोई भी फंक्शन की जरूरत हमको क्यों पड़ रही है। देखो, जब भी अगर आप एक लर्नर हो ना, तो हमेशा क्यों, कैसे, कब, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको कोई आके बोलता है कि आप पाइथन में फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो आपको तुरंत सवाल करना चाहिए कि क्यों हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को पढ़ने के लिए क्यूरोसिटी का होना। अब देखो यहाँ पे एक, अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं, वुड यू रादर राइट अ सिंगल पीस ऑफ कोड 10 टाइम्स, आप क्या चाहेंगे, लाइक आप एक सिंगल पीस ऑफ कोड जो है उसको 10 बार लिखना चाहेंगे, या एक ही लिखा हुआ कोड को 10 बार यूज कर पाएंगे चाहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम यही चाहेंगे कि एक अगर कोड लिखा हुआ है तो मैं एक ही चीज को 10 बार लिखने से अच्छा उसे मैं कैसे 10 बार यूज कर सकता हूं, इसके बारे में हम सोचेंगे। राइट, क्योंकि यहीं पे आती है बात इफिशियंसी की। तो पहला रीजन कि क्यों हम फंक्शंस का यूज करते हैं, उसका पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रीयूजेबिलिटी, कि एक चीज जो आपके पास बनी बनाई रखी हुई है उसको आप मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे यूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत आसान शब्दों में बताऊं, गर्मी का टाइम आया है, हम सबके घर में अचार बनता है। राइट, क्यों, क्योंकि उसको हम बहुत सारा अचार घर पे बना के रखते हैं मम्मी लोग, क्यों, क्योंकि उसे हम किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे अगर उसी चीज को मैं आपको समझाने की बात करूं, तो प्रिंट जो है एक ऐसा फंक्शन है, ये ऐसा इनबिल्ट फंक्शन है जिसको आपको मल्टीपल टाइम्स यूज करना पड़ सकता है। चाहे आप कोई कोड लिखो, आप चाहे ये कोड लिखना चाहते हो कि एज जो है कितने लोगों की 18 साल से ज्यादा है, चाहे आप ये कोड लिखना चाहते हो कि कितने लोगों को डायबिटीज है। राइट, कोई भी कोड आप लिखो उसमें प्रिंट हमेशा ही आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रिंट एक ऐसा इनबिल्ट फंक्शन है जो कि बना हुआ रखा है, मैं उसको मल्टीपल टाइम्स जितनी बार चाहूँ उतनी बार मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। The fact that even complex operations could be put together as a singular task that would run if we will call the name of the particular function. अब लेट्स सपोज एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो आसान भाषा में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैलकुलेटर। राइट, सबके यहाँ पे सबके फोन पे कैलकुलेटर है। अब जो ये कैलकुलेटर होता है उसमें मल्टीप्लीकेशन भी होता है, डिवीजन भी होता है, माइनस भी होता है, ठीक है, डिवाइड भी होता है और बहुत सारी चीजें होती है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और इसके अलावा कैलकुलेटर पे ये सारे फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर मुझे एडिशन का यूज करना है तो मैं केवल एडिशन का ही यूज करूंगी, तब मैं जाके मल्टीप्लिकेशन बटन तो नहीं दबाऊंगी। राइट, तो जो भी चूज आप करना चाहते हैं वो एक यूजर के हाथ में होता है कि आप कैलकुलेटर में प्लस करना चाहते हो, इनटू करना चाहते हो या दोनों करना चाहते हो। दैट इज द चॉइस ऑफ द यूजर। ठीक इसी तरीके से पाइथन में यहाँ पे पहले से हमारे पास बना के हमारी सुविधा के लिए यहाँ पे सारे के सारे फंक्शंस रख दिए गए हैं, जिसका यूज आमतौर पर आपको बार बार करना पड़ता है। तो ऐसे फंक्शंस जो कि पहले से बने बनाए होते हैं पाइथन में, उनको हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, और ऐसे फंक्शंस जिनको हम खुद बनाते हैं उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब क्या होते हैं ये बिल्ट इन फंक्शंस? सो द पाइथन इंटरप्रेटर हैज अ नंबर ऑफ फंक्शंस दैट आर अवेलेबल फॉर यूज। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल बताया प्रिंट का, ठीक उसी तरीके से और भी फंक्शंस होते हैं। तो अगर पाइथन 3.6 वर्जन की मैं बात करूं तो टोटल 68 इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो आपके लिए पहले से बना के रख दिए गए हैं, आपको केवल और केवल उनका यूज करना आना चाहिए। तो क्या क्या 68 फंक्शंस हैं, लेकिन बहुत सारे फंक्शंस कई बार हम यूज नहीं करते हैं। हमारी ये जो पाइथन 30 डेज की पढ़ाई है वो ऐसी पढ़ाई है कि आप इस 30 डेज में पढ़ के पाइथन में डेटा एनालिटिक्स की जॉब तक के लिए अच्छे से पहुंच पाए, उस पे बेस्ड आपकी पढ़ाई है। तो यहाँ पे 68 फंक्शंस का ज्यादातर यूज नहीं होता, कुछ खास फंक्शंस का यूज होता है। तो आज की क्लास में क्या क्या ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको डेटा एनालिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं
उसके लिए आपको ज्यादातर यूज आते हैं, उन्हीं फंक्शंस को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ। आई होप अभी तक इतना समझ में आ चुका होगा आपको कि क्या बेसिकली यहाँ पे यूज होता है, बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों के डाउट ले लेती हूँ, जैसा कि राजीव पूछ रहे हैं मैम बिगनर से होगा एंड डेटा एनालिटिक्स के लिए जितना चाहिए कंप्लीट कवर किया जाएगा या फिर नहीं मैम। तो मैं आपको राजीव ये बताना चाहूंगी कि आपके पास यहाँ पे सिलेबस मैंने पूरा प्रोवाइड किया हुआ है आपको कि 30 दिन में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। 30 दिन में आपको पाइथन के बेसिक से लेके डेटा एनालिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं, जॉब में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए 5 लाइब्रेरी की जरूरत होती है, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न और प्लॉटली। तो ये लाइब्रेरीज भी आपकी इन 30 डेज में मैं कवर कराऊंगी। साथ ही साथ रिज्यूमे कैसे बनाना चाहिए, इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या आपको आ सकते हैं, उसकी तैयारी कैसे करना चाहिए, बिजनेस केस स्टडी कैसे बनाना है, ये सब कुछ इस पूरे 30 डेज के प्लान में ऑलरेडी है राजीव। तो आप एक बार जाके, अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सिलेबस का लिंक मिल जाएगा, आप एक बार सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामर इज सेइंग क्लास इज नॉट रेगुलर। यस, आपकी जो क्लास थी बेसिकली आपकी क्लास हर सैटरडे को नहीं हो पाती है क्लास, क्योंकि उस समय में लाइव वर्कशॉप चलते होते हैं, सो मैं वहां पे एंगेज रहती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि आप लाइव इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्म्स जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो भर सकते हैं। हर सैटरडे को उस पर क्लास होती है, इसलिए क्लास रेगुलर नहीं थी, लेकिन अब से आगे आने वाली जो क्लास है वो रेगुलर होने वाली है। तो हर दिन हम लोग यहाँ पे पाइथन की क्लास करने वाले हैं, सिवाय सैटरडे छोड़ के। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 30 डेज पे ऑल पाइथन सिलेबस। सौरभ, मैं आपसे भी कहना चाहूंगी ये सिलेबस इसलिए डिजाइन है कि 30 डेज में हम कैसे बेसिक और एडवांस के बीच में एक तालमेल मिला सकते हैं ताकि हम जॉब तक पहुंच पाए, कुछ उसके लिए अपने आप को अपडेट कर पाए। तो एक बार सिलेबस आप लोग जाके जरूर देख लीजिए। और मैं एक बार आपको सिलेबस अगर यहाँ पे दिखा भी दूं तो लेट मी जस्ट शो यू हियर। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सिलेबस आपके सामने अवेलेबल है कि यहाँ पे 30 डेज में नमपाई, पांडा, सीबॉर्न और पूरे टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि डे 1 में क्या पढ़ेंगे, डे 2, डे 3 में। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे सारी चीजें हम ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं। तो डे 1, 2, 3 से लेके डे 30 तक है कि सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के ऐप में भी मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपका मैं शुरू करती हूँ क्लास आज की। और कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो डाउट्स प्लीज मुझे लाइव चैट पे आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा डे 3 है और हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शंस। तो अब इन बिल्ट इन फंक्शंस को कैसे यूज करना है जुपिटर नोटबुक पे, ये यहाँ पे हम लोग क्लास को आज की अपनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ पाइथन। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर बिल्ट इन फंक्शंस। ऑलराइट, आपको पता है कि हेडिंग देने का जुपिटर नोटबुक में फॉर्मेट होता है हेडिंग। सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने बताया कि टोटल 68 फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। सबसे पहला बिल्ट इन फंक्शन जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका एबीएस फंक्शन। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ एबीएस फंक्शन। आई एम गोइंग टू राइट हियर इन द फॉर्मेट ऑफ अ हेडिंग। ऑलराइट, तो यहाँ पे एबीएस फंक्शन हमने हेडिंग दे दी। अब चलिए जानते हैं कि ये एबीएस फंक्शन होता क्या है। एबीएस मतलब होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। अब कैसे काम करता है ये, तो मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ दे देती हूँ। एबीएस फंक्शन जो है आपका बेसिकली ये स्पेसिफाइड वैल्यू को दिखाता है। अगर मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाऊं कि एबीएस क्या होता है, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर एक इंटीजर लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा -7.25। अब मैं इस -7.25 की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो इसके लिए मेरे पास पाइथन में पहले से एक बना बनाया फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन, जिसको हम कहते हैं एबीएस। और जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू की हम लोग बात करते हैं, मतलब ये जो 7.25 है इससे माइनस साइन हट जाएगा और एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 7.25। तो ये काम होता है एब्सोल्यूट फंक्शन का। इसी को हम लोग यहाँ पे समझते हैं जुपिटर नोटबुक पे। अब मैंने यहाँ पे x नाम का वेरिएबल बनाया और मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन लगा रही हूँ। इसमें मैंने वैल्यू दी लेट्स सपोज -7.25। इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ प्रिंट x नाम से, और इस कोड को मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ। तो हम यहाँ देख सकते हैं एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर हो उसमें नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो वैल्यू मुझे मिल जाए। तो -7.25 में एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी 7.25, तो वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब चलिए ये तो बात हो गई एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की। अब हम बात करते हैं एक वेरिएबल में यहाँ पे ले लेती हूँ लेट्स सपोज y नाम का। इसमें मैं लगा देती हूँ एब्सोल्यूट फंक्शन और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -8। हम यहाँ पे अब प्रिंट करते हैं y को और इसको रन करते हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि माइनस साइन अब हट चुका है
और जो एब्सोल्यूट वैल्यू है यहाँ पे 8 वो हमें यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। तो अगर आप कभी भी कोई भी चीज को सॉल्व करना चाहें और आप चाहते हैं हम मैथ्स में यूज कर सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज का, तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मान लो आपके पास में कोई बहुत बड़ा सा डेटाबेस है, ठीक है, एक ऐसा डेटाबेस है जहाँ पे एज है, लेकिन वो जो डेटा सेट है मान लो उसमें जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो नेगेटिव में है, ठीक है, तो एज तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, राइट। तो अब अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है, इस नेगेटिव साइन को एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो अभी हमने एब्सोल्यूट फंक्शन को देखा फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, इंटीजर के लिए। अब सवाल ये आता है कि क्या हम लोग इस एब्सोल्यूट फंक्शन को कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी यूज कर सकते हैं क्या? तो चलिए देखते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने z नाम का एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे मैंने एक एब्सोल्यूट फंक्शन लगाया और यहाँ पे मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेती हूँ, लेट्स सपोज 3 + 5j नाम से। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं j, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि डेफिनेटली ये भी पॉसिबल है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यहाँ पे दिया था इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये काम होता है आपके एब्सोल्यूट फंक्शन का। आगे बढ़ते हैं और दूसरे इनबिल्ट फंक्शन के बारे में जानते हैं जिसका नाम है बाइनरी फंक्शन। आई एम गोइंग टू राइट हियर बाइनरी फंक्शन, इसे हम हेडिंग के फॉर्मेट में यहाँ पे दे देते हैं। ऑलराइट, अब हम लोग बात करने वाले हैं बाइनरी फंक्शन की। तो ये बाइनरी फंक्शन करता क्या है? ये बाइनरी फंक्शन जो है अगर आप कोई भी नंबर यहाँ पे देते हैं ये इसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी नंबर्स पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है 8421, ठीक है। अगर मैं किसी भी नंबर को अगर स्टोर करती हूँ तो वो नंबर हमेशा कंप्यूटर में जाने के बाद जो स्टोर होता है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इंटीजर जो है, लेट्स सपोज मैं 13 जो है ये मेरा एक इंटीजर नंबर है, इसको मैं स्टोर करना चाहती हूँ मेमोरी में, तो ये नंबर 13 स्टोर नहीं होगा मेमोरी में, इस 13 को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी में और फिर तब जाके ये मेमोरी में स्टोर होगा। तो बाइनरी नंबर लिखते कैसे? उसके लिए यहाँ पे लिखा जाता है 8421, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे नंबर चाहिए 13, मतलब 8 का उसमें यूज होगा, 4 का यूज होगा, 8 और 4 हुआ 12 और 12 + 1 हुआ 13। तो जिस भी नंबर का मैं यूज कर रही हूँ उसके नीचे मैं लिख दूंगी 1, और जैसे मुझे यहाँ पे 2 की जरूरत नहीं है तो मैंने यहाँ लिख दिया 0, 1 की जरूरत है तो मैंने लिख दिया 1। तो 13 को अगर मैं बाइनरी में यहाँ पे लिखूं तो 13 को बाइनरी में लिखा जाता है 1101 नाम से। तो अब क्या हुआ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन पाइथन में इसके लिए ऑलरेडी एक फंक्शन बना हुआ है। अगर आप कोई भी नंबर हो उसको कन्वर्ट करना चाहते हो बाइनरी में तो आप बाइनरी फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करके। अब बाइनरी फंक्शन में लेट्स सपोज मैंने x नाम का एक वेरिएबल बनाया, मैंने यहाँ पे लिया बाइनरी और मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ 13 जो नंबर है इसको बाइनरी में, और हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं x को, इस कोड को रन कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने वैल्यू निकाली थी 1101, यही वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। लेकिन बाइनरी फंक्शन में अगर आप किसी भी नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0b जो लिखा हुआ है ये अपने आप यहाँ पे बाइनरी कोड के फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है। चलिए कुछ और नंबर्स ले लेते हैं, ये तो 13 हमने लिया, अब थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। y नाम का मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे लगाती हूँ बाइनरी फंक्शन, आई एम राइटिंग हियर बाइनरी, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेट्स सपोज 36। एक इंटीजर है 36 नाम का, अब इसका मुझे बाइनरी निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? इंटीजर क्या है आपके पास 36, बाइनरी निकालना है तो ये हुआ 8421। ये 8421 क्या है? ये बिट्स हैं, ठीक है, 8 बिट, 4 बिट, 2 बिट, 1 बिट। अब यहाँ पे देखते हैं 36, तो 36 तो इतने में आ नहीं पाएगा, चलिए एक और बिट ले लेते हैं 16 बिट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अब भी क्या हमें 36 मिल रहा है, हियर यू आर गेटिंग द आंसर इज 36। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि क्या हम लोग को यहाँ पे 36 मिल रहा है क्या? तो इसको चलिए थोड़ा सा हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। 36 है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ 16 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 16 और 8 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? 24 मिला। अब भी हम 36 से दूर हैं, अब बचा क्या हमारे पास? 4 बचा, चलिए इसको प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें मिला 28, अब भी हम 36 से दूर हैं। अब उसके बाद 2 और 1 बचता है, तो चलिए यहाँ पे 2 और 1 दोनों को अगर मिला के 3 प्लस करें तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट जो आता है ये हमारे पास आता है 31, मतलब अभी भी हम 36 तक नहीं पहुंच पाए। अब क्या करें? तो चलिए इसको देखते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। तो अब हमें अगर 36 तक यहाँ पर पहुंचना है तो यहाँ पे हम लोग एक और बिट का यूज कर लेते हैं जो कि आपका होगा 32, ठीक है।
अब मुझे क्या चाहिए, 36 चाहिए, मतलब मैं किस किस का यूज करने वाली हूँ, इस 32 का और यहाँ पे 4 का। जैसे ही 32 प्लस 4 करूंगी मुझे मिल जाएगा 36। तो अब मैं कैसे लिखूंगी इस चीज को, मैं 1 यहाँ लगाऊंगी, 16 नहीं आया यूज तो 0 लिख दिए, 18 यूज नहीं आया तो 0 लिख दिए, 4 यहाँ पे यूज आया है तो 1 लिखेंगे, इसको 0 और 0 कर देंगे। तो चलिए अब जुपिटर नोटबुक पे करके देखते हैं इसी बात को कि क्या रिजल्ट मिलता है हमें। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ प्रिंट y, इसको मैंने जैसे ही रन किया हम देख सकते हैं जो वैल्यू हमने निकाली थी 10010, यही वैल्यू हमें यहाँ पे रिसीव हुई है। और क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए हर नंबर के सामने 0 भी वो अपने आप यहाँ पे लगते जाएगा। तो इस तरीके से जिस चीज को करने में मुझे इतना सोचना पड़ा, जुपिटर नोटबुक में और पाइथन का यूज करके मैंने वही चीज विद इन अ सेकेंड कर ली। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आपका पाइथन प्रोग्रामिंग है, राइट। अब चलिए इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे लेना चाहें तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एक और वेरिएबल जो है वो बना देती हूँ। एंड लेट्स से यहाँ पे जो वेरिएबल मैंने बनाया है ये z नाम का वेरिएबल है, राइट। z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट्स सपोज मैं अब जो निकालना चाहती हूँ 56 नंबर जो है मैं इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ बाइनरी में। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाइनरी और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 56 और इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, आई एम राइटिंग हियर प्रिंट z और इसको हम यहाँ रन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 56 भी बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ तक हमने दो फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया, एबीएस और बाइनरी फंक्शन। इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब एक और बात हम लोग करते हैं, एक और फंक्शन लेते हैं, इसका नाम होता है बाइट्स फंक्शन, ठीक है। अब बाइट्स फंक्शन कैसे काम करता है चलिए इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं बाइट्स फंक्शन, ऑलराइट। एंड गाइस प्लीज ऑल्सो लेट मी नो कि आप लोग कौन से लैंग्वेज पे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, whether you are comfortable in English और whether you are comfortable in हिंदी, कौन सी लैंग्वेज में आप लोगों को बोलूं ताकि आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाए, राइट। तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा क्योंकि क्लास का पर्पस यही है, अगर पढ़ने आए हैं तो समझ में जरूर आना चाहिए। तो मुझे बताइए कि कौन सी लैंग्वेज में आप लोग को हिंदी ठीक लग रहा है या शुड आई स्पीक इन इंग्लिश, राइट। क्या मैं दोनों मिक्स करके बोलूं। तो यहाँ पे हम लोग पाइथन बाइट्स फंक्शन के बारे में चलो थोड़ा सा समझते हैं कि ये होता क्या है। अब देखिए आपको पता है कि जब भी हम किसी मेमोरी स्टोरेज की बात करते हैं तो वो होता है बिट्स बेसिक होता है, उसके बाद आता है बाइट्स, राइट। तो अगर लेट्स सपोज मान लो एक नंबर 4 है यहाँ पे, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है बाइट्स में, तो मैं कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, उसके लिए यहाँ पे यूज होता है आपका बाइट्स फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इस बाइट्स फंक्शन को यूज करके देखते हैं। तो x नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बाइट्स। अब ये जो नंबर 4 था इसे मुझे बाइट्स में चेंज करना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको फंक्शन के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है इस चीज को यहाँ पे प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेती हूँ x और इसको मैं यहाँ पे रन करती हूँ। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नंबर मैंने 4 दिया था इसको अगर हम बाइट्स के फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमें यहाँ पे शो होगा। अब लेट सपोज मैं किसी नंबर जो है 16 इसको अगर मैं बाइट्स के फॉर्मेट में करना चाहूँ तो कैसे होगा। तो मैंने सेम इसी चीज को यहाँ पे कॉपी किया, इसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। 4 की जगह हम चाहते हैं 16 को बाइट्स में कन्वर्ट करना, तो इस तरीके से कोई भी नंबर अगर आप चाहते हैं कि आप उसको बाइट्स के फॉर्मेट में चेंज कर पाए तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं बाइट्स फंक्शन का, राइट। तो एबीएस पढ़ लिया हमने यहाँ पे पढ़ लिया बाइट्स फंक्शन के बारे में और हमने यहाँ पे पढ़ा बाइनरी फंक्शन के बारे में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन की जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर फंक्शन, CHR से जिसे यहाँ पे डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग देते हैं और यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ सबसे पहले पाइथन CHR और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का एक सवाल मेरे पास जरूर आना चाहिए था कि मैम आप जितनी भी बार यहाँ पे फंक्शंस का यूज कर रहे हो, फंक्शंस आप लगा रहे हो, तो हर बार आप फंक्शन का नाम लिखते हो, बाइनरी अगर आप बना रहे हो तो आप फंक्शन का नाम लिखते हो और उसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हो। तो यस, मैं आपको ये डिफाइन करना चाहूंगी कि देखो जब हम प्रिंट का भी यूज करते हैं तो हम ब्रैकेट के अंदर ही लगाते हैं। तो जितने भी पाइथन में आपके फंक्शंस होते हैं आप सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन का नाम जो होता है वो लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ये आपका सिंटेक्स में बेस्ड होता है, राइट। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर भी मैं कैरेक्टर फंक्शन का यूज कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे CHR लिखा, उसके बाद में ब्रैकेट लगाया। तो जो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है वो यही होता है कि पहले फंक्शन का नाम देन आफ्टर ब्रैकेट, राइट। अब ये कैरेक्टर फंक्शन यहाँ पे क्या होता है,
तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊं तो यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं A B C D E अप टू Z, ठीक है, इनके लिए यहाँ पे हर एक अल्फाबेट को हम लोग कोड करते हैं जिसको बोलते हैं यूनिकोड। अब स्मॉल लेटर्स में अगर अल्फाबेट है तो यहाँ पे A को यूनिकोड किया जाता है 97 से, B को 98 से, C को 99 से। इसका मतलब ये कि अगर मैं स्टोरेज के लिए यूनिकोड का अगर मैं यूज कर रही हूँ, अगर मैं नंबर 97 यहाँ पे लिखती हूँ तो अपने आप मेरा वैल्यू कौन सा स्टोर होगा, A नाम का लेटर। वैसे ही अगर मैं 98 लिखती हूँ तो कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, B। तो ये होता है हमारा एक कैरेक्टर फंक्शन कि हम एक नंबर में से, अगर मैंने मान लो आपको बोल दिया नंबर 99, अब इस नंबर 99 को मैं डिकोड कैसे करूं एक लेटर, एक अल्फाबेट के फॉर्मेट में, तो 99 जो है वो कोड होता है अल्फाबेट C का, स्मॉल c का, राइट। तो चलिए इसी चीज को देखते हैं। अब यहाँ पे कैरेक्टर फंक्शन जो है वो यही काम करता है कि वो क्या करता है, कैरेक्टर फंक्शन रिटर्न्स द कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट द स्पेसिफाइड यूनिकोड, राइट। इसको यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं x नाम का, और मैं यहाँ पे कैरेक्टर फंक्शन का यूज कर लेती हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं 97, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट अगर करती हूँ यहाँ पे x को, तो देखिए x में मैंने जो कोड दिया है वो तो 97 दिया है, लेकिन जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन किया, आउटपुट जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो मिल रहा है A, राइट। तो कैरेक्टर फंक्शन यही काम करता है कि वो यूनिकोड को चेंज कर देता है अल्फाबेट पे। 97 पे जो अल्फाबेट था वो A था, इसलिए यहाँ पे A आ गया। अगर इसी चीज को लेट्स सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, एक और मैं वेरिएबल बना लूं y नाम का, और मैं यहाँ पे CHR फंक्शन का यूज करूं और 97 की जगह मैं 98 लिख देती हूँ, राइट। और हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं y को, इसको रन करते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं 98 जो है वो कोड है B अल्फाबेट का, इसलिए हमें यहाँ पे B मिल रहा है, राइट। चलिए थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, 98 की जगह इसी कोड को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे 98 की जगह हम कर देते हैं 99 और इसको रन करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि अब मिल चुका है अल्फाबेट C। अब एक और थोड़ा सा चेंज यहाँ पे करके देखते हैं। अब लेट्स सपोज 98 97 से ऑब्वियस सी बात है कि अल्फाबेट है, इसलिए हमें अल्फाबेट्स दिखा रहा है। अब लेट्स सपोज मैं इसको अगर 94 कर दूं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 94 वाला जो नंबर है उसके अंदर कोड है ये वाला सिंबल, राइट। तो यहाँ पे मुझे ये सिंबल का रिप्रेजेंटेशन दिखाने लग गया। अगर इसी चीज को मैं लेट्स सपोज 96 करके रन करूं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक छोटा सा जो सिंबल है वो यहाँ पे दिखा रहा है। इसी को 95 कर दें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 95 जो नंबर है इसके अंदर जो कोडेड है वो है अंडरस्कोर। तो जैसे ही मैंने 95 लिखा, अंडरस्कोर मुझे यहाँ पे मिल गया। तो इस तरीके से वर्क करता है आपका कैरेक्टर फंक्शन। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, अभी तक हमने जो डिस्कस किए हैं फंक्शंस, ABS फंक्शन डिस्कस किया, बाइनरी डिस्कस किया, बाइट्स डिस्कस किया और कैरेक्टर वाला फंक्शन जो है इनबिल्ट फंक्शन ये डिस्कस किया। अभी तक किसी के भी कोई डाउट्स हैं तो मैं पहले आप लोगों का थोड़ा डाउट्स जो है वो ले लेती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी फंक्शंस आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक चीज और बता दूं, देखिए केवल पढ़ना काफी नहीं है, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे साथ दिक्कत यही है A+B बोलो सबको रटा हुआ होता है जुबानी, लेकिन कहाँ यूज आता है किसी को नहीं पता होता। तो मैंने ये सेक्शन और आप लोगों के लिए डाला है कि हर क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका रियल टाइम पे क्या यूज है उसको भी सीखेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि उबर जो कंपनी है, उबर सबको पता है कि राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म कंपनी है, राइट, कैब के लिए हम यूज करते हैं। तो उबर का कैसे डेटा एनालिटिक्स के लिए उबर कैसे डेटा को यूज करती है, अगर आप उबर कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट जाते हैं तो क्या कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होगा। तो कंप्लीट केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे क्लास के लास्ट में 15 मिनट में उबर के रिगार्डिंग, ठीक है। अभी आप लोगों के अगर कुछ डाउट्स आ रहे हैं, सो आई एम टेकिंग हियर सर्टेन डाउट्स। मैम ऐप में सिलेबस भी अपलोड है क्या? जी हाँ, ऐप में भी अपलोड है, और YouTube में अगर आप जाके देखेंगे तो YouTube में मेरा एक वीडियो डला हुआ है डे 1 के पहले वाला, राइट, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि इस 30 डेज में आप लोग क्या क्या सीखोगे। तो वहां पे भी अगर आप जाके देखोगे तो सिलेबस मिल जाएगा, और सिलेबस में आज की क्लास में नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी डलवा दूंगी, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, सिलेबस जो है वो सबको मिल जाएगा। किसी के और भी कोई डाउट है? आई डोंट थिंक कि अभी तक किसी का यहाँ पे कोई डाउट जो है और आया है, शायद अभी तक सबको समझ में आया होगा। जो भी चीज समझ में नहीं आ रही है या जो डाउट्स आ रहे हैं मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स पे आप लोग प्लीज बताते जाइए, ताकि हम लोग 2 वे कॉन्वर्सेशन कर पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये फंक्शन के बारे में तो हमने पढ़ाई कर ली, अब एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन।
सो आई एम राइटिंग हियर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन नाम से। ऑलराइट, तो अब देखिए हम लोग जब स्कूल में मैथ्स में 6, 7, 8 क्लास में जब हम लोग होते थे तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे कॉम्प्लेक्स नंबर का, राइट? कि अगर कोई नंबर है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है, लेट्स सपोज 2 + 3j, तो यहाँ पे ये जो 2 है इसको हम बोलते हैं रियल नंबर, और यहाँ पे ये जो 3j है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं कि मुझे पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है तो मैं कैसे बना सकती हूँ? पाइथन में अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, क्योंकि ये पहले से ही पाइथन में बना बनाया, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल कॉम्प्लेक्स फंक्शन को यूज कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में। तो लेट्स सपोज यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है x = टू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉम्प्लेक्स, राइट? अब मैं यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं जो बनाऊं इसमें 3 जो है ये मेरा हो रियल नंबर और 5 जो है ये मेरा हो इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, 3 मुझे चाहिए था रियल और 5 मुझे चाहिए था इमेजिनरी। तो मैं पाइथन में कैसे इसका यूज कर सकती हूँ? तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम यूज करेंगे इसमें हम जो डेटा देंगे वो रियल पहले देंगे फिर इमेजिनरी डेटा देंगे। कैसे देते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स फंक्शन का यूज किया। अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ 3 मेरे को रियल नंबर चाहिए था और 5 मुझे इमेजिनरी नंबर चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3, 5 और अब हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट टेक्स्ट। जैसे ही मैंने इसे रन किया तो हम देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्रिएट करना चाहते थे, जहां हम चाहते थे कि 3 हमारे पास रियल नंबर हो, तो यहाँ हम देख सकते हैं आउटपुट में 3 हमें रियल नंबर मिल चुका है और 5 जो है वो j के साथ लग के आ चुका है और एक इमेजिनरी नंबर यहाँ पे हमें मिल चुका है, राइट? तो ऐसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन यहाँ पे वर्क करता है। अब चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। ये तो हमने अभी दोनों 3 और 5 दोनों इंटीजर था। अब हम बात करते हैं कि मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? मैं यहाँ पे y नाम का एक और वेरिएबल यहाँ पे बना लेती हूँ। इस y नाम के वेरिएबल में मैं कॉम्प्लेक्स लगा देती हूँ फंक्शन। अब मुझे 2.5 जो है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो मुझे चाहिए एज अ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मैं चाहती हूँ कि 3.96 हो, राइट? अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट y कर देते हैं और उसको रन करते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हम बनाना चाहते थे रियल नंबर आ गया 2.5 और इमेजिनरी नंबर आ गया 3.96 और हमें यहाँ पे ओवरऑल एक यहाँ पे मिल चुका है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फंक्शन का यूज किया जाता है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं एक ऐसी केस ले लूं जहां पे मैं केवल और केवल ये बोल दूं कि 2 मेरा रियल नंबर जो है वो 2 है और मैं कुछ इमेजिनरी नंबर जो है वो दूं ही ना, तो क्या मेरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन वर्क करेगा? डेफिनेटली वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा इसको चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लिया है एक और वेरिएबल मैं बना रही हूँ z नाम का। इस z नाम के वेरिएबल में अब हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन का और अब हम यहाँ पे केवल दे रहे हैं 2, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग एक बार प्रिंट करवा लेते हैं z को। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर प्रिंट z और इसको हम रन करते हैं। तो अब हम देख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे केवल और केवल रियल नंबर 2 दिया था इसलिए यहाँ पे केवल 2 ही प्रिंट हुआ है और इमेजिनरी नंबर तो हमने कुछ दिया ही नहीं इसलिए यहाँ पे 0j लिखा हुआ है। तो इस तरीके से वर्क करता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब यहाँ पे थोड़ी और बात करते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इंट फंक्शन, ये सारे ऐसे फंक्शन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जब भी आप डील करोगे ना डेटा से, आपके पास में 2-2 लाख 3-3 लाख का डेटा आएगा, तब आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप फ्लोटिंग पॉइंट डेटा पे कैसे काम करो। लेट्स सपोज मान लो एक कंपनी है, मैं मान लो इस बार फ्लिपकार्ट ले लूं, ठीक है? इस फ्लिपकार्ट में जितने भी लोगों ने सामान खरीदा, मान लो उसकी मैं अगर प्राइस की बात करूं तो किसी ने सामान खरीदा 25.5 रुपीज का, किसी को सामान पड़ा 226.56 रुपीज का। तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक डेटा एनालिस्ट हो, आपको ये निकालना है कि आपको ओवरऑल जितने भी लोगों ने 2 लाख लोगों ने अगर सामान लिया है तो उसमें से एवरेज प्राइस क्या रहा है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे। इसलिए अगर डेटा आपको मिल रहा है फ्लोटिंग पॉइंट के फॉर्मेट में तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे काम करना आना चाहिए। इसलिए अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट फंक्शन के बारे में, राइट? तो चलिए अब फ्लोट फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे अब हेडिंग दे देती हूँ फ्लोट फंक्शन। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर फ्लोट फंक्शन। ऑलराइट, तो सबसे पहले हेडिंग देने का तरीका आप लोगों को पता चल ही चुका होगा अब तक।
ऊपर में जाके हम हेडिंग सेलेक्ट करके रन करते हैं। अब यहाँ पे मैं x इज इक्वल्स टू फ्लोट नंबर देती हूँ, मान लो मैं यहाँ पे दी हूँ 3, ठीक है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये जो 3 है ये तो इंटीजर आपने दिया है। यस डेफिनेटली मैंने जो 3 दिया है ये इंटीजर दिया है और मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने 3 इंटीजर के फॉर्मेट में दिया है वो मेरा कन्वर्ट हो जाए फ्लोटिंग पॉइंट पे, इसीलिए यहाँ पे काम करता है फ्लोट फंक्शन। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ प्रिंट x और इसको मैं यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दिया था 3, अब यहाँ पे जो आउटपुट मिला है वो 3.0 मिला है। जो हम लोग स्कूल में मैथ्स में डेसिमल बोलते थे उसी को पाइथन की भाषा में फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं और ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता इस पे, राइट। अब यहाँ पे अब लेट्स सपोज कुछ लोग ये सोचेंगे कि आपने यहाँ पे इंट दे दिया, आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्यों नहीं दिया, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 3.56 दूं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले से ये 3.56 नंबर जो था ये फ्लोटिंग पॉइंट था, तो ये फ्लोट तो कुछ काम ही नहीं करेगा क्योंकि 3.56 पहले से ही फ्लोटिंग पॉइंट में, तो उसको फ्लोटिंग पॉइंट में बदलने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हमें आउटपुट मिल गया 3.56। सो आई होप ये फ्लोटिंग पॉइंट फंक्शन जो है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इंट फंक्शन की, ठीक है, कि इंट फंक्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हेडिंग देते हैं इंट फंक्शन, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर इंट फंक्शन एज द हेडिंग, ओके। इसको हम रन करते हैं और यहाँ पे हम लोग जो है इंट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इंट फंक्शन की, तो यहाँ पे x नाम का मैंने कुछ एक बनाया, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रही हूँ, ठीक है। अब इस वेरिएबल में मैं इंट लगा रही हूँ इंट, और यहाँ पे हम दे देते हैं 12, ठीक है। और लेट्स सपोज हियर आई एम गोइंग टू राइट एज 12 और यहाँ पे मैं लेट्स सपोज प्रिंट कर देती हूँ अगर x को, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है इंटीजर 12 दिया था तो वो तो ऑब्वियसली पहले से इंटीजर में था, इसलिए इसमें आपको चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। अगर मैं इसी चीज को मान लो 12.56 अगर कर दूं तो अब हम यहाँ देख सकते हैं मैंने जो डेटा यहाँ पे दिया ये मैंने एक फ्लोटिंग पॉइंट डेटा दिया जो कि है आपका 12.56, लेकिन इसके आगे मैंने क्या किया, इसके आगे मैंने इंट लगा दिया, मतलब इस 12.56 में से इंटीजर कौन सा है, इंटीजर यहाँ पे 12 है, राइट, बाकी की तो वैल्यूज डेसिमल में है। तो यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिल गया वो आपको आउटपुट मिल गया 12, राइट। तो अगर आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटीजर में तो आप यहाँ पे यूज करेंगे इंट फंक्शन का। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 12 + 3j अगर लिखूं और इसको मैं यहाँ पे लिखूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको एरर शो हो जाएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको कभी भी हम इंटीजर में नहीं बदल सकते, राइट। तो इस तरीके से काम करता है आपका इंट फंक्शन। अगर मैं आपको बोलूं कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, मान लीजिए 846.572, इस नंबर को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हैं। इस 846.7572 में इंटीजर कौन सा वाला पार्ट है, इंटीजर वाला पार्ट है ये, और बाकी का जो पार्ट है वो डेसिमल के बाद का है। तो चलिए इसको भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू अगर यहाँ पे कंसिडर करके अगर देखें तो यहाँ पे मैंने नंबर लिया था 846.572, इसको मैं अगर यहाँ रन करूं तो हम देख सकते हैं 846 यहाँ पे हमें मिल गया है जो कि एक इंटीजर पार्ट है, राइट। अब चलिए एक और हम लोग बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन की जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाली क्लासेस में जब हम कंप्लीट प्रोजेक्ट भी डिस्कस करेंगे तो ये सारे फंक्शंस आपको वहां पे यूज आने वाले, इसलिए प्लीज ध्यान से देखिएगा इन फंक्शंस को। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ स्ट्रिंग फंक्शन की, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग फंक्शन कैसे वर्क करता है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे ये एक नंबर मैं अगर आपको दे दूं, ठीक है, लेट्स सपोज ये नंबर है 2568। अब मैं ये कह रही हूँ ये नंबर तो है इंटीजर, लेकिन आप क्या करो इस इंटीजर नंबर को बदल दो स्ट्रिंग में। तो कैसे बदलोगे, इसके लिए यहाँ पे यूज करोगे स्ट्रिंग फंक्शन का। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। ए नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया और इस वेरिएबल में मैं स्ट्रिंग फंक्शन लगा देती हूँ। इस स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर मैंने डाल दिया 2568 और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्या प्रिंट ए, और इसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट टाइप भी कर लेते हैं ए का। अब टाइप क्या रह गया है, सो आई एम राइटिंग हियर प्रिंट टाइप पे। अब हम देख सकते हैं कि ये जो ए था, पहले हमने जो ए दिया था यहाँ पे, इसको हमने स्ट्रिंग टाइप में दिया है, इसलिए यहाँ पे आपको जो अब क्लास यहाँ पे मिल रहा है ये आपको स्ट्रिंग मिल रहा है, राइट। चलिए थोड़ा सा और चेंज करके यहाँ पे देखते हैं। इसी सेम कोड को मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे अब हम लोग को एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए 25.63 मैंने नंबर ले लिया। अब मैं इसको यहाँ पे रन करके देख रही हूँ
तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 25.63 आपने लिया है ये आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिया है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके आगे str मतलब स्ट्रिंग फंक्शन लगा दिया तो अब इसका जो टाइप है वो फ्लोटिंग पॉइंट से बदल के इसका टाइप क्या हो गया, क्लास। अब हमें मिल रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग। तो इस तरीके से काम करता है आपका स्ट्रिंग फंक्शन। अब देखो आपको पता कैसे चलेगा कि मैम ये स्ट्रिंग फंक्शन कैसे काम करता है। अगर लेट सपोज आपको जानना है कि लेट मी जस्ट शो यू कि आपको ये जानना है कि ये जो फ्लोट फंक्शन है ये कैसे काम करता है, ठीक है। इसके लिए कोई भी फंक्शन कैसे काम करता है अगर आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए पाइथन में पहले से एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसे हम कहते हैं हेल्प फंक्शन। आपको कोई भी फंक्शन समझ नहीं आ रहा, आप चाहते हो कि उसका यूज कैसे हो, इसके लिए मैं थोड़ी हेल्प ले लूं पाइथन की, तो आप यहाँ पे हेल्प फंक्शन जो कि इनबिल्ट फंक्शन है इसका यूज कर सकते हो। कैसे करते हैं यूज, मैं एक बार आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा हेल्प, ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं हेल्प फंक्शन की, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ हेल्प फंक्शन, और इसे हम प्रॉपर हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे ये जानना है कि यहाँ पे प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है पाइथन में, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी हेल्प। अब मुझे किसके बारे में जानना है, प्रिंट के बारे में जानना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी प्रिंट और इसको मैं रन कर दूंगी। तो अब देखो आपके सामने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे लिख के आ चुका है कि यहाँ पे प्रिंट जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है, प्रिंट के अंदर फाइल कैसे स्टोर होती है, यहाँ पे एंड क्या होता है। तो प्रिंट फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी हमने पढ़ा फ्लोट फंक्शन के बारे में, अब ये फ्लोट फंक्शन कैसे काम करता है इसके बारे में अगर मुझे जानकारी चाहिए तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे जाके लिखूंगी हेल्प और इसके बाद में यहाँ पे लिखूंगी फ्लोट और मैं इसको यहाँ पे रन कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए जितना भी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है कि फ्लोटिंग पॉइंट क्या काम करता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने आपको शो हो गया ताकि आप आसानी से समझ पाओ कि कोई भी फंक्शन कैसे काम करता है। तो इस तरीके से काम करता है आपका फ्लोट फंक्शन, राइट। सो अगेन आई एम गोइंग टू टेक हियर योर डाउट्स, किसी का भी कोई डाउट है तो मैं एक बार चेकआउट कर लेती हूँ। Anybody is having any doubt? I don't think so anybody is having any doubt. I think यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। और भी अगर कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट आ रहा है, चाहे वो करियर को लेके ही क्यों ना कोई डाउट हो, डेटा एनालिस्ट बिजनेस एनालिस्ट में क्या फर्क होता है, कोई भी डाउट आपके क्यों ना हो करियर को लेके, आप लोग मुझसे वो डाउट भी यहाँ पे पूछ सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक और काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये है आपका इनपुट फंक्शन। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी है, देखिए अभी तक जितने भी हम लोगों ने प्रोग्राम्स लिखे हैं ना, हर बार क्या होता था, मैं एक वेरिएबल बनाती थी और अपने मन से वैल्यू दे देती थी, 2.56 दे दी, मेरा मन किया 5 देने का, मैंने अपने मन से दे दिया। लेकिन कभी भी आज तक 3 दिन से हम पाइथन पढ़ रहे हैं, आज तक कभी ऐसा केस हमने नहीं लिया कि सामने से हम यूजर से पूछें कि आप बताइए कि इसके अंदर क्या वैल्यूज डालना चाहिए। मतलब अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे किसका, इनपुट फंक्शन का। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं, चेतन, सौरभ, राइट, राजीव, जितनों को मैं देख पा रही हूँ, तो आप लोग, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए सौरभ, चेतन, राजीव या शिखर कि इसमें क्या इनपुट मुझे लेना चाहिए, तो आप यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रहे हैं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए जो बिल्ट इन फंक्शन यूज होता है उसे हम कहते हैं इनपुट फंक्शन। कैसे इस चीज का यूज करते हैं, चलिए इस बात को समझते हैं, राइट। So I'm going to just show you the example also here. All right, क्लास समझ में आप लोगों को, जो लोग वॉच कर रहे हैं अभी लाइव, क्लास आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, जो भी डाउट्स आ रहे हैं प्लीज लाइव सेक्शन में बताते जाइए ताकि कॉन्वर्सेशन जो है वो टू वे हो पाए। अब यहाँ पे लेट्स सपोज x नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैं बना देती हूँ इनपुट फंक्शन। अब लेट्स सपोज मैं यूजर से पूछना चाह रही हूँ कि एंटर योर नेम, राइट। अब मैं यूजर से पूछ रही हूँ कि प्लीज मुझे आप ही बता दो आपका नाम क्या है, मैं अपने मर्जी से कोई नाम नहीं डाल रही, तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ इनपुट फंक्शन का। तो और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं लेट्स सपोज x को। इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ तो अब देखिए आपके पास में यहाँ पे एक एडिशनल बॉक्स बन के आ जा रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर नेम। मतलब अब हम डायरेक्ट यूजर से पूछ रहे हैं कि आप बताइए आपका नाम क्या है। तो लेट सपोज आप जैसा कोई यूजर है, लेट सपोज मैं यहाँ पे किसी का भी रैंडम नाम ले लेती हूँ, लेट सपोज आयुष मैंने नाम ले लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे एंटर बटन पे दबाऊंगी तो आप देख सकते हैं कि जो आपको आउटपुट मिला है वो आयुष मिल गया। इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं और मैं यहाँ पे लिख दूं हेलो और यहाँ पे योर नेम, इसको अगर मैं यहाँ पे रन करके देखूं, अब फिर से यहाँ पे हमसे यूजर से पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या नेम आपको डालना है। लेट सपोज हम यहाँ पे यूजर का नाम जो है वो ले लेते हैं, मान लीजिए आशीष, और मैं इसको यहाँ एंटर बटन दबा दूं
हेलो इज नॉट डिफाइंड, तो हेलो यहाँ पे इसलिए डिफाइंड नहीं है, एरर दिखा रहा है क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है। हमेशा याद रखिए जब भी स्ट्रिंग को हम यूज करते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में यूज करना है। अब हमसे यहाँ यूजर पूछ रहा है कि आप नाम डालिए। लेट्स सपोज मैं नाम डाल देती हूँ आशीष। इसको मैं रन करती हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं हेलो आशीष आपका प्रिंट हो चुका है। इस बार जो आशीष नाम था वो कोई भी दे सकता था, कोई भी यूजर दे सकता था। आशीष हो सकता था, मोनिका हो सकता था, आकांक्षा हो सकता था, भावेश हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, राइट। तो ऐसे काम करता है इनपुट फंक्शन। एक और अगर मैं आपको अगर यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिखाऊं इनपुट फंक्शन का, तो यहाँ पे हम सेम प्रोग्राम को यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि एंटर योर नेम की जगह आप यहाँ पे एज डाल दीजिए, और यहाँ पे मैं इस चीज को चेंज कर देती हूँ। हेलो की जगह अब लेट्स सपोज हम ये प्रिंट करवाना चाहते हैं योर एज इज, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूछ रहा है कि आपकी एज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यूजर खुद से कमांड देगा, लेट्स सपोज 25 ईयर, तो यहाँ पे दिखा दे रहा है योर एज इज 25। अब मैं दोनों चीज को यहाँ पे देखिए, एक कोड में आपसे नाम पूछा और दूसरे में एज। अब मैं दोनों को प्लस कर दूं, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, सेम यही वाला कोड ऊपर में कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। और अब हमें एज भी देखना है यूजर की, तो चलो इसको भी कॉपी करके नीचे हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। वेरिएबल्स का चलिए यहाँ पे नाम बदल देते हैं। एक्स में अगर हम नाम स्टोर करवा रहे हैं तो वाई नाम के वेरिएबल में हम स्टोर करवा देते हैं उसकी एज। अब मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूं यहाँ पे तो देखिए एंटर योर नेम बोल रहा है। तो लेट्स सपोज इस बार मैं नाम जो है स्टूडेंट का वो लेट्स सपोज नाम दे देती हूँ मोनिका, ठीक है। और मैं इसको एंटर करूंगी तो यहाँ पे दिखा दिया हेलो मोनिका। अब बोल रहा है एंटर योर एज, तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज एज डाल रही हूँ 25, तो यहाँ पे दिखा रहा है योर एज इज 25। तो आउटपुट मुझे क्या मिला, हेलो मोनिका योर एज इज 25। तो जब हम लोग फंक्शंस लिखेंगे, जब हम लोग प्रोग्राम में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, अभी तो बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो इसका हम लोग बहुत यूज करने वाले इनपुट फंक्शन का, क्योंकि हम लोग बार बार यूजर से इनपुट लेंगे, राइट। सो आई होप यहाँ तक आज का आपको ये जो फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा वो बेसिक चीजें जो है वो अंडरस्टैंड हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यस, मैं डाउट्स अगर ले लूँ तो यस, प्रोग्रामर लवर टाइप कास्टिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे मैंने आपको बताया। कुछ लोग सोचेंगे टाइप कास्टिंग क्या है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बताया कि इंट का मैंने यूज किया, अगर किसी नंबर को मुझे इंटीजर में चेंज करना है तो मैंने इंट फंक्शन का यूज किया। अगर किसी नंबर को मुझे फ्लोट में चेंज करना है तो मैंने फ्लोटिंग पॉइंट फंक्शन का यूज किया। अगर किसी को मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग पे चेंज करना है तो मैंने स्ट्रिंग का यूज किया। तो यही कहलाता है आपका टाइप कास्टिंग, कि अगर मैं इंट से किसी चीज को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैं फ्लोट फंक्शन का यूज करूंगी। मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप में अगर मैं उसको कास्ट कर दूं, इंट को मैं फ्लोट में अगर कास्ट कर दूं, चेंज कर दूं, तो वही कहलाता है टाइप कास्टिंग, राइट। सो आई होप ये अभी आपको क्लियर हुआ होगा। और भी ऐसे जो डाउट्स आ रहे हैं मुझसे प्लीज लाइव चैट सेक्शन यहाँ पे आप लोगों के लिए इसलिए अवेलेबल है, डाउट्स आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि केवल और केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, आपसे इंटरव्यू में भी जब आपको सवाल आएंगे तो आपको इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आसपास चीजों से अवेयर भी रहें, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आज की हर दिन मैं एक आपको एक नया कुछ आपको सीखने को मिले, इसलिए मैं यहाँ पे हर दिन एक इंटरेस्टिंग डेटा आप लोगों के साथ में, या जो चीजें आपने आसपास की है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसा कि डे 2 की क्लास में अभी आईपीएल चल रहा है, तो मैंने आईपीएल के बारे में बताया था कि आईपीएल में कैसे डेटा एनालिटिक्स का यूज हो रहा है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे थोड़ा सा जानकारी लेंगे। एक होता है किताबी ज्ञान और एक होता है किताबी ज्ञान से ऊपर ज्ञान, राइट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसे कहते हैं। तो आज हम लोग यूज करने वाले हैं उबर कैब्स का। देखिए आप लोगों के साथ में भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि हम लोग ट्रैवल करने के लिए ओला कभी बुक किए होंगे या कभी उबर बुक किए होंगे, राइट। तो अब ऐसी कंपनी जो है, उबर क्या है सबको यहाँ पे पता होगा कि उबर जो कंपनी है वो बेसिकली कैब प्रोवाइडिंग सर्विसेज कंपनी है, राइट। वो बात अलग है कि उबर के और भी चीजें हैं, उबर ईट्स है और बाकी और भी उनकी सब्सिडरीज है, बट उबर का मेन जो हम लोग बात करने वाले हैं उबर टैक्सीज के बारे में। अब उबर कंपनी की अगर मैं बात करूं तो आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे वॉच कर रहे हैं, खुद को ना थोड़ा सा स्टूडेंट जोन से बाहर निकाल के उस जोन पे समझिए कि आप उबर कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक हम खुद को ऐसा इमेजिन नहीं करेंगे ना, बेसिकली चीजें वर्कआउट नहीं करेगी। तो खुद को थोड़ा सा अपस्किल करके सोचो कि मैं एक उबर कंपनी में काम कर रहा हूँ, और इस नजरिए से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो उबर एक ऐसी कंपनी है जो कि 71 कंट्रीज में अवेलेबल है, 890 सिटीज से ज्यादा अवेलेबल है। हर महीने मतलब अगर हम लोग बात करें उबर की तो उसमें 39 जो है 3.9 मिलियन या 39 लाख ड्राइवर्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उबर काफी बड़ी कंपनी है। अगर हम लोग बात करें कि उबर में कितने एक्टिव यूजर्स हैं बेसिकली, राइट,
तो 93 मिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स हैं इसके। और अगर हम लोग बात करें कि उबर कंपनी का कैप क्या है, तो 63 बिलियन डॉलर्स की कंपनी है। दैट इज द ह्यूज कंपनी, राइट। तो काफी बड़ी कंपनी है उबर। अब मान लीजिए आप इस कंपनी में काम करते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू द इमेजिनरी सिनेरियोस, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंपनी में डेटा एनालिटिक्स का यूज कैसे होगा, चलिए इस बात को समझते हैं। सो आई एम जस्ट शोइंग यू हियर, ठीक है। अब देखो, ये जो उबर कंपनी है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं बेसिक से कि ये कंपनी काम क्या करती है, ठीक है। तो ये कंपनी का काम होता है, एक होता है पैसेंजर जिसको ये सारी राइड फैसिलिटी चाहिए होती है, और एक होता है ड्राइवर। पैसेंजर को ड्राइवर से जोड़ने का काम करती है ये उबर कंपनी, ठीक है। अब इस चीज को करने के लिए, एक पैसेंजर को एक ड्राइवर के साथ जोड़ने के लिए कंपनी क्या यूज करेगी, टेक्नोलॉजी का। जहां पे डेटा का कैसे यूज होगा इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पैसेंजर, उबर में कौन कौन से पैसेंजर्स हो सकते हैं। ऐसे पैसेंजर हो सकते हैं, उबर के ग्राहक ऐसे कस्टमर हो सकते हैं कि जिनके पास कार नहीं है इसलिए वो कैब लें। या ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनके घर में कार तो है, लेट्स सपोज घर में 4 फैमिली मेंबर है, एक जन ने कार अपने ऑफिस ले लिया और उसी समय किसी और मेंबर को घर के बाहर जाना है, तो वो क्या करेगा, उसके पास तो कार नहीं है, तो हो सकता है वो उबर ले ले। कुछ ऐसे कस्टमर होंगे उबर के जो कि प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहें, कि मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहती हूँ, मैं मर्सिडीज में जाना चाहूँ या कोई भी अच्छी प्रीमियम कार में जाना चाहूँ, तो हो सकता है मैं उबर बुक कर लूँ। ऐसे भी कुछ कस्टमर्स हो सकते हैं कि मुझे तुरंत राइड चाहिए, तो क्विक राइड चाहिए मुझे, तो मैं उबर ले लूँ, राइट। ऐसे भी कुछ कस्टमर्स हो सकते हैं कि जिनको ड्राइव करना ही नहीं आता, तो वो उबर ले लें। तो उबर का कस्टमर सेगमेंट ये सारा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ड्राइवर्स की। अब ड्राइवर क्यों यूज करेंगे, ड्राइवर को यहाँ पे वर्क फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। ड्राइवर उबर का यूज करके अपने इनकम को बढ़ा सकता है, राइट। अब इन दोनों को, इस कस्टमर को और इस ड्राइवर को बीच में जोड़ने का जो काम कर रही है उबर टेक्नोलॉजी से। तो उबर को चाहिए टेक्नोलॉजी टीम, उबर को चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, कंप्लीट एनालिटिक्स की टीम, डेटा और एल्गोरिथम की टीम। ये तो अब हम समझ चुके कि उबर का बिजनेस मॉडल क्या है। अब चलो इस बात को हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे लेट मी जस्ट शो यू कि यहाँ पे एक डेटा एनालिटिक्स का, लेट्स सपोज अगर आप मान लो आपका प्लेसमेंट अगर डेटा एनालिस्ट के तौर पे होता है उबर पे, तो आपका क्या कुछ वहां पे वर्क होगा। तो उबर यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे ही मैंने हर किसी के मोबाइल फोन पे ऐप होता है, लेट्स सपोज मान लो आप कोई कस्टमर है, उसने ऐप खोला, उसने उबर पे गया और उबर पे जाके उसने राइड अपनी बुक की। जिस मोमेंट पे जाके उबर ने अपनी राइड जो है वो बुक की है, उसी मोमेंट पे आपको मांगेगा डिटेल कस्टमर का, कि आप अपना नाम बता दीजिए, आपका लोकेशन कौन सा है ये बता दीजिए। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से ही डेटा देना अपना शुरू कर सकते हैं। तो जिस मोमेंट पे आप जाके उबर पे एक ट्रिप लेते हैं, उसी मोमेंट पे आप अपना डेटा देना शुरू कर देते हैं कंपनी को। अब कंपनी उस डेटा को कैसे यूज करेगी, एक तो है उबर के पास में पैसेंजर, तो मैं यहाँ पैसेंजर लिख देती हूँ, और एक है ड्राइवर। उबर का काम यह है कि पैसेंजर और ड्राइवर को मिलाना। तो इसके लिए यहाँ पे डेटा को क्रंच किया जाता है, डेटा को एनालाइज किया जाता है और प्रिडिक्ट किया जाता है। चलो मैं इसको एक एग्जांपल से सिखाती हूँ कि एक डेटा एनालिस्ट का रोल यहाँ पे क्या होता है। सो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं रहती हूँ मान लीजिए दिल्ली में, ठीक है। अब दिल्ली में मुझे कनॉट प्लेस से लेके मुझे मान लीजिए करोल बाग जाना है। अब मैं अगर एक उबर ड्राइवर को कॉल करूं, तो यहाँ पे मुझे उबर जो कैसे डेटा को एनालाइज करता है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको पहले ही प्रिडिक्ट कर देगा। लेट्स सपोज मान लीजिए अगर कनॉट प्लेस में बहुत ज्यादा डिमांड्स आ रहे हैं, डिमांड और सप्लाई की ये बात होती है। अगर कनॉट प्लेस में आ रहा है 100, मान लो 1000 कस्टमर डिमांड कर रहे हैं कनॉट प्लेस में, हर कोई जा रहा है अपने ऐप में सर्च कर रहा है कनॉट प्लेस कनॉट प्लेस, तो यहाँ पे डेटा एनालिस्ट जो है, जो बैठा है उस सिस्टम पे, वो यहाँ पे वर्क करेगा कि भाई कनॉट प्लेस में अभी सबसे ज्यादा 1000 लोगों की बुकिंग आ रही है, और सरोजनी नगर में जो है केवल और केवल जो हमें बुकिंग आ रही है अभी 100 लोगों की आ रही है। अब सरोजनी नगर जो है यहाँ पे 500 ड्राइवर अवेलेबल है, और इस कनॉट प्लेस में जहाँ पे 1000 लोगों की बुकिंग आ रही है वहां पे 200 ड्राइवर है। तो मैं डेटा एनालिस्ट होते हुए ये एनालाइज करूंगी कि कनॉट प्लेस में सबसे ज्यादा भी बुकिंग आ रही है, तो मैं क्या करूंगी, इस सरोजनी नगर में जितने मेरे ड्राइवर्स हैं, मैं उनको ये कम्युनिकेट करूंगी डेटा के थ्रू कि भाई आप सरोजनी नगर से मूव करके कनॉट प्लेस चले जाओ। आप अगर कनॉट प्लेस चले जाते हो तो वहां पे आपको बुकिंग ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वहां पे कस्टमर अभी सबसे ज्यादा है। तो कहाँ पे, कौन से एरिया में सबसे ज्यादा कस्टमर है, कौन एनालाइज करेगा इन बातों को। डेटा तो हर सेकेंड आ रहा है कंपनी में, एनालाइज करने के लिए चाहिए डेटा एनालिटिक्स, राइट। डेटा एनालिस्ट एक चाहिए जो डेटा को एनालाइज कर पाए। तो आई होप ये अभी आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी केस स्टडी को समझते हैं। देखो, केवल पढ़ाई इसलिए मत करो कि हाँ ठीक है जॉब चाहिए, लेकिन जॉब करने के बाद में भी आपको अपने स्किल्स का यूज तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए हर
टाइम, मतलब हर क्लास के बाद में मैं आपको कुछ ऐसी भी बात, हम लोग हर क्लास के बाद में एक सेगमेंट रखेंगे जिसका मैंने नाम रखा है क्यूरियस डेटा माइंड्स, कि हम केवल पढ़ नहीं रख रहे हैं, हम केवल चीजों को सीखने के लिए क्यूरियस भी हैं यहाँ पे। अभी ये एग्जाम्पल के थ्रू तो मैंने आपको समझा दिया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पे प्रिडिक्शन मॉडल जिसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम वर्क करता है वो कैसे करता है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जाम्पल लूं कि मुझे कनॉट प्लेस से, मान लीजिए मुझे ये करोल बाग जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐप में अपने आप दिखा देता है कि मुझे कनॉट प्लेस से करोल बाग जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे। मान लो मुझे 200 रुपए लग रहा है, तो ये कौन प्रिडिक्ट कर रहा है कि एक जगह से दूसरे जगह के बीच का चार्जेस कितना होगा। यहाँ पे आपका यूज होता है प्रिडिक्शन मॉडल जिसमें मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स वर्क करते हैं। अब यहाँ पे डेटा एनालिस्ट का क्या रोल है एक उबर कंपनी में। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे हर मोमेंट उबर का डेटा आ रहा है, मान लो मेरे पास 1 लाख डेटा है। अब इस 1 लाख डेटा में से एक डेटा एनालिस्ट का यहाँ पे काम होता है कि आप ये बताइए कि कितने यहाँ पे मेन जो है वो उबर ड्राइव लेते हैं, कितने यहाँ पे यंग ऐसे यूथ है जो उबर ड्राइव लेता है, कितनी वोमेन है जो यहाँ पे उबर ड्राइव्स लेते हैं। आपको ये डेटा निकालना है, तो वो कौन निकाल के देगा, एक डेटा एनालिस्ट निकाल के देगा। अब मान लीजिए मुझे ये निकालना है कि लेट्स सपोज मान लो त्योहार का टाइम है और एक आपके शहर में मान लो 4-5 मॉल्स है, ठीक है, तो कौन से मॉल्स में कितनी ज्यादा भीड़ कब एक्यूमुलेट हुई, तो ये अगर मैं डेटा निकाल के देना चाहूँ तो ये कौन निकालेगा, ये एक डेटा एनालिस्ट निकालेगा। और जब भी एक बिजनेस से ना दूसरा बिजनेस अपने आप इंटरकनेक्टेड होता है, कैसे होता है चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो यहाँ पे लेट मी जस्ट शो यू हियर। ऑलराइट, तो देखिए मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दे रही हूँ जो सच में ऐसा होता है कि यहाँ पे लेट्स सपोज स्टारवुड नाम का एक होटल है, ठीक है, एक डेटा एनालिस्ट ने ये कैलकुलेट करके बता दिया कि जो उबर के राइड्स हो रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा उबर में लोग जो है संडे को खाना खाने के लिए जाते हैं इस स्टारवुड होटल में, ठीक है। तो अब स्टारवुड होटल ने क्या किया, स्टारवुड होटल ने एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने लग गए उन गेस्ट को जो कि उबर राइड लेके उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। तो कैसे एक बिजनेस से दूसरे रेस्टोरेंट वाले का बिजनेस ग्रो कर रहा है, आप लोग समझ रहे हैं। ये डेटा अगर मैं निकाल के ना दूं कि संडे को सबसे ज्यादा लोग स्टारवुड होटल में जाते हैं, तो कौन इस बिजनेस पे भी सोच सकता है। इसीलिए डेटा एनालिस्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमारा इंडियन एयरलाइंस होता है, वैसे अमेरिका में अमेरिकन एयरलाइंस होता है। मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे पास मोबाइल फोन है, उसमें मेरे ऐप में बटन है उबर का। अमेरिकन एयरलाइंस ने ये फीचर दिया है कि मैं फ्लाइट में बैठी हूँ और मैं बैठे बैठे उबर यहाँ पे बुक कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे अब आप सोचो कि एक उबर जो आपका रोड में चल रहा है वो कैसे आपका एयर फ्लाइट को भी जोड़ पा रहा है। तो एक बिजनेस से ना हमेशा दूसरा बिजनेस जो है वो कनेक्टेड होता है। पेप्सी जो है उन उबर राइडर्स को फ्री में ड्राइव देता है, जो कि यहाँ पे डिलोरियन राइड्स जो होते हैं, जो बेसिकली फैंसी कार्स के राइड होते हैं, उनको फ्री में देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक डेटा एनालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इस बात को समझो, ये तो हो गई बाहर के देशों की बात, हम अपने देश की बात करते हैं। अब जब हम अपने देश की बात करते हैं ना, तो हम सबको पता है हमारी इंडियन मेंटालिटी में ना एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हमारे मम्मी पापा लोग भी बोलते हैं अरे कैब वैब कहाँ, ऑटो बुला लेते हैं, राइट। तो इंडिया में ये डेटा एनालिस्ट का ही बेसिकली डेटा की पूरी टीम है, आपकी इंजीनियर साइंटिस्ट की टीम है, जिन्होंने ये एनालाइज करके बताया कि उबर वालों को कि उबर में ना हमें एक नया फीचर लाना चाहिए उबर ऑटो नाम से, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया की मेंटालिटी है कि हम कैब नहीं, हम ऑटो ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो डेटा एनालिस्ट ने ये रिसर्च करके डेटा निकाला कि 100 मिलियन राइड्स जो है हर साल जो है इंडिया के लोग टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में इंस्टेड ऑफ बुकिंग अ कैब वो बुक करना चाहते हैं, या तो 2 व्हीलर बुक कर लें या तो 3 व्हीलर। तो ये डेटा कौन निकाल के देता है, ये डेटा निकाल के देते हैं डेटा एनालिस्ट, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आप लोगों को और इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो 44,600 करोड़ का बिजनेस किया है उबर ने। इट इज अ डेटा रिलेटेड टू द ईयर 2021 और इधर आई थिंक 2022। तो इतना इकोनॉमिक वैल्यू यहाँ पे बूस्ट हुआ। तो अब आप समझ सकते हो कि केवल कोई अगर पढ़ाई कर रहे हो तो केवल उसको पढ़ने के तरीके से मत पढ़ो, उसको ऐसे समझो कि आप सच में किसी कंपनी में काम कर रहे हो और रियल टाइम एप्लीकेशन के थ्रू हर चीज को समझने की कोशिश करिए। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे क्लास कंक्लूड करते हैं। किसी का भी कोई डाउट है सो वंस अगेन आई एम टेलिंग कि जो भी डाउट्स आते हैं प्लीज चैट बॉक्स पे मुझे बता सकते हैं। और अगर लास्ट हम लोग क्लास को कंक्लूड करें ना, तो विदाउट डेटा एनालिटिक्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो साइंटिस्ट का भी कहना है कि बिना डेटा एनालिस्ट का यूज किए, बिना डेटा एनालिटिक्स का यहाँ पे यूज किए कोई भी कंपनी जो है वो ब्लाइंड और डीफ है, मतलब अंधी है और बहरी है, वो सुन नहीं सकती है। क्योंकि डेटा जो है वही आपको एक कंपनी की आवाज बना के देता है, वही आपको एक ना नजरिया दिखाता है कि देखो इस सेगमेंट में भी बिजनेस ग्रो हो सकता है। जैसे कि उबर ने देखा स्टारवुड में भी बिजनेस ग्रो हो सकता है, वो रेस्टोरेंट ने उस चीज को यूज करना शुरू कर दिया। तो डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, please be sincere about whatever the things you are learning
and try to use the things in terms of the practical application way. So I hope कि आज की क्लास जो है आप लोगों को समझ में आई हो, और यहाँ पे हर क्लास के बाद में हम लोग बात करेंगे इस 5-10 मिनट में क्यूरियस डेटा माइंड सेगमेंट में, जहां पे हर दिन हम लोग डेटा का कैसे यूज हो रहा है रियल वर्ल्ड में उसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो चीज पढ़ रहे हैं उसको रिलेट कर पाए, ताकि अगली बार जब आप लोग उबर में बैठो तो पता होना चाहिए कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज होती है. So that is all from my side for today's class. If you guys are having any doubts, once again I'm just checking for the live chat option. ठीक है, तो लाइव चैट ऑप्शन पे भी, या फिर इसके बाद जब क्लास हो जाती है उसके बाद में भी अगर कुछ लोग जो वीडियोस देखते हैं और आप लोगों को लगता है कि हमारे डाउट्स हैं हम लाइव क्लास में नहीं देख पाए थे, तो आप वीडियो में जाके कमेंट सेक्शन होता है उसमें भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं, जैसे क्यूरियस डेटा माइंड में आज मैंने उबर के बारे में बताया, अगला आप लोग क्यूरियस डेटा माइंड में क्या चाहते हो, किस चीज के बारे में आप केस स्टडी चाहते हो या किस चीज के बारे में जानना चाहते हो, तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके इस वीडियो में. So let's just meet in another new class tomorrow, जो कि आपकी कल होने वाली है. और अभी हमारी जो पाइथन की क्लासेस हैं वो रेगुलर बैक टू बैक होगी. तो क्लासेस जो लोग कह रहे थे कि मैम रेगुलर नहीं है, कल बस क्लास नहीं होती क्योंकि कल हमारा एक्स्ट्रा एडिशनल वर्कशॉप्स थे. हर संडे को जैसा मैंने बताया कि वर्कशॉप होते हैं, नीचे रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया होता है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर डला हुआ है, किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आ रही है, टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ क्लिक अवे, इस नंबर पे जाइए और अपना जो भी मैसेज है व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दीजिए. और मुझे क्या आपको डेटा क्यूरियस माइंड में ये हम लोग हर दिन डिस्कस करेंगे 5-10 मिनट, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट पे जाके कि नेक्स्ट आप लोग क्या सुनना और समझना चाहते हैं. वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. एज आई कैन सी, थैंक यू आदिल एंड थैंक यू सौरभ. ओके, ऑल राइट, so welcome guys, see you there in the next class. Thank you so much and that is all from my today's side. वंस अगेन मैं एक बार आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ कि वो सारे स्टूडेंट्स जिनकी क्लास जिनको लगता है कि हमने नहीं देख पाए, तो मुझे कमेंट करके आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं. मोस्ट वेलकम प्रोग्रामिंग लवर आदिल अगवन. वी विल मीट यू टुमारो सेम टाइम 8 बजे आपकी डेटा एनालिटिक्स की क्लास के लिए. सो सी यू देयर. थैंक यू.